दिल्ली में सिचुएशन थोड़ी गंभीर हो गई है। जो ये कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट थी, आज पूरा दिन हर तरफ छाई हुई और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आना जाना इतना मुश्किल था कि आप उसकी डिस्कशन नहीं कर सकते। ये तो एक पहलू है, पर दूसरा पहलू है कि क्या प्रोटेस्ट के अंदर कौन सी ताकतें, कौन से सोर्सेस इसके पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि मुझे बोलने में कोई डाउट नहीं है कि जिस प्रोटेस्ट जो जेन्युइन रीजन से कई बार शुरू हो सकता है, एजुकेशन एक जेन्युइन रीजन से शुरू हुआ, पर उसका मकसद पार्लियामेंट उखाड़ के फेंक देंगे कैसे हो सकता है। उसका मकसद भारत को नेपाल बनाना, एक फेल्ड देश बनाना, भारत को बांग्लादेश बनाना, जहां पे किस तरह सत्ता से निकाल के मौत का तांडव हुआ था, वो देश बनाना, किस तरह श्रीलंका बनाना जहां पे सरकारी बिल्डिंगों में आग लगा दी गई थी 2-3 साल पहले। किसी एजुकेशन का प्रोटेस्ट का ये पर्पस कैसे हो सकता है और आप मंच से चीख चीख के ये पर्पस कैसे बोल सकते हैं। तो ये एकदम से इतने दिन वहां पे बिरयानी पकौड़े कहां से आ सकते हैं। ये जो सारा इसका एक तो नेशनल पर्सपेक्टिव है, दूसरा इसका जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। और मैं आज नवरूप जी के ट्वीट्स देख रहा था, जहां पे आपको पता है वो किस तरह अलग अलग देशों में क्या क्या जियो पॉलिटिकल रीजन से प्रोटेस्ट होती है। हर देश में रीजन जेन्युइन होता है, क्योंकि आपको लोगों को लाना है, और उस जेन्युइन रीजन को दबा के कैसे वो हिंसक बन जाती है, कैसे वो वायलेंस बन जाती है, कैसे वो सरकार को उखाड़ के फेंकने की बन जाती है। और भारत में तो डेमोक्रेसी है, आपको इजिप्ट नहीं है, भारत अरब स्प्रिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसके अंदर कुछ चेंज लानी है तो आप वोट करके ला सकते हैं। भारत ने इंदिरा गांधी को अपनी सीट पे हरा दिया था, ये है भारत। बट कोशिश है भारत को नेपाल बनाने की। तो ये सब डिस्कस करने के लिए और पूरी चीज पे रोशनी डालने के लिए, क्योंकि बहुत सीरियस मुद्दा है और ये अगला महीना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुद्दा को लेके। आप जिस भी तरफ हो, आपको पहले समझना पड़ेगा पूरा गेम प्लान। मैंने लंबा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि गंभीरता जो नहीं ले रहे इसकी, वो गलती कर रहे हैं और इसके पीछे के मकसद भी समझने जरूरी हैं। तो थैंक यू नवरूप, आप आए हैं, थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिए कि क्या अलग देशों में, नेपाल में क्या हुआ था, बांग्लादेश में क्या हुआ था, फिर भारत में आए। और मैं एक वीडियो दिखा के कहूंगा जिन्होंने नहीं देखी कि नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे, नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनाएंगे। तो भैया क्या है नेपाल, क्या है बांग्लादेश? नवरूप जी, टेक इट ओवर। देखो, थैंक यू ईश्करण। बहुत ही सेंसिटिव मामला है। आज जब मेरे को सुबह अपनी व्यथा से कोर्ट जाना पड़ा तो आधे रास्ते वापस लौट के आना पड़ा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सफदरजंग अस्पताल मेरे घर के बगल में, और वहाँ पे सोनम वांगचुक का रखा हुआ था, तो पूरी सड़क ब्लॉक करके रखी हुई थी। कोशिश करा नहीं दिल्ली पहुंचने का, लेकिन पहुंच नहीं पाए। 11:30 रास्ते में, वी हैड टू टर्न बैक। तो जो लॉस हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। फिर हमने वर्चुअली ज्वाइन किया, अपने मैटर्स पूरे किए। लेकिन इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहला कि मुद्दे क्या थे। मुद्दे हैं कि नीट के ऊपर बच्चों का सुसाइड हुआ, नीट के ऊपर पेपर लीक हुआ, सरकार की इनेप्टनेस के ऊपर सवाल उठा, जो बार बार पेपर लीक हो रहे थे और सारा कुछ हो रहा था। अल्टीमेटली इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका इस्तीफा मांगा। क्या सरकार से बंगलिंग हुआ नीट मामले में? बिल्कुल, मैं उस पर दो राय नहीं बोलूंगा कि नहीं। क्या उस पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए? शायद गए, बहुत सारे कोर्टों में पिटीशंस भी लगे, पेपर दोबारा हुआ। और 2 दिन पहले, आई थिंक 48 घंटे पहले, नीट का रिजल्ट भी आ गया और लोगों ने टॉप भी किया। कश्मीर से लेके पंजाब के लड़के ने आई थिंक टॉप किया, ठीक है, नीट इस बार। सो मुद्दा क्या है? अगर तो नीट हो चुका है सक्सेसफुली विदाउट लीक, सरकार कराने में कामयाब रही और ग्रीवियंसेस एड्रेस हो चुकी हैं,
आपको ये है कि जो लड़के हुए वो मांग है, बात हो जाएगी, बात करिए। डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म की और डिस्कशन की बहुत बहुत अहमियत रखी जाती है। आपका वहां पे फारूक अब्दुल्ला का आना, ये नारे लगाना कि 370 वापस रिस्टोर किया जाए, वहां पे टीएमसी का आना और वहां पे आम आदमी पार्टी के लोगों का आना और वहां पे नारे लगाना, वहां पे क्या कहते हैं आपके और बाकी योगेंद्र यादव और इन जैसे लेफ्टिस्ट लोगों का आ जाना, अरुंधति रॉय का आना थोड़े दिन पहले, ठीक है, ऐसा जैसे लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन का शामिल होना, वही आज़ादी आज़ादी के नारे लगना, ये तो वही ब्लूप्रिंट है जो हमने जेएनयू में और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में देखा था पहले, कुछ साल पहले, ठीक है। लेके रहेंगे आज़ादी, अगर आपको याद होगा वो पूरा का पूरा ड्रामा चला था, अच्छा 3-4 साल पहले की बात है। सो बात यह है, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आज़ादी किससे चाहिए आपको। तो सबसे पहले इश्करन, बिफोर आई कंटिन्यू टू द जियोपॉलिटिकल एंगल जो बहुत एसेंशियल है, इस पूरे क्रक्स है, मैं ना इसमें एक कोट करना चाहूंगा। हमारे जो संविधान के संस्थापक थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, उन्होंने 1949 में एक बहुत बढ़िया भाषण दिया था, ग्रामर ऑफ अनार्की स्पीच थी, where what he said, I want to quote, and those who know the law, people and students, citizens alike, जो भी नागरिक या जो भी बच्चे यहाँ बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई सुन लीजिए आपके संविधान संस्थापकों ने 1949 में संविधान आने पे क्या बोला था, ठीक है। तो उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की स्पीच में डॉक्टर अम्बेडकर ने, आई कोट एंड आई वांट टू रियली कोट इट, On 26th of January 1950, India would be a democratic country in the sense India would that day would be a government of the people, by the people and for the people. The same thought comes to my mind. What would happen to her democratic constitution? Will she be able to maintain it or will she lose it again? This is the second thought that comes to my mind and makes me anxious at first. If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what we must do. तो बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे हैं कि अगर मुझे संविधान बचाना है, मुझे भारत गणराज्य को बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। वो ये कहते हैं, the first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution, the communist methods of revolution, the socialistic methods. He says it means that we must abandon the movement, abandon the methods of civil disobedience, non-cooperation, satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional method. But where constitutional methods are open, there can be no justification for unconstitutional method. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and sooner they are abandoned, the better it will be for India. तो 1949 में आजादी के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला कि सत्याग्रह, अनशन, फास्ट, धरने, वायलेंट रेवोल्यूशंस, हम तो संसद उखाड़ के फेंक देंगे। पार्लियामेंट उखाड़ के फेंकना तो बहुत आगे की बात है। मतलब आप सॉवरेन इंडिया के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के इंस्टीट्यूशंस को उखाड़ना चाहते हैं। ये सारे उन्होंने डिफाइन किया, ग्रामर ऑफ अनार्की। ये 1949 में बोला गया था, पढ़ लीजिए, आपको स्पीच ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर, एक लास्ट पैरा पढ़ देना, बहुत सिंपल है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी आइडेंटिफाई किया कि ये डिमांड कहां से आएगी। बहुत खूबसूरत है वो। ये जो सारे जो झंडे ले लेके घूमते ना, चेहरे ले लेके घूमते कि हमें आजादी चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें ये चाहिए, तो भैया संविधान ही पढ़ लो पहले, ठीक है, पढ़ तो लो, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं, हु कैन से हाउ पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर पार्टीज विल बिहेव, विल दे अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू अचीविंग देयर पर्पसेस, और विल दे प्रेफर रेवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ अचीविंग देम। व्हाट इज रेवोल्यूशन? इंसरेक्शन कराओ भारत सरकार के खिलाफ,
सुनी हुई सरकार के खिलाफ. If they adopt the revolutionary method, however good the constitution may be, it requires no prophet to say that it will fail. It is therefore futile to pass any judgment upon the constitution without reference to the part which the people and the parties are likely to play. The condemnation of constitution largely comes from two quarters: the Communist Party and the Socialist Party. और इस प्रोटेस्ट में कौन है? पहले तो ये जो ऑडियंस देख रही है कमेंट कर दो, कौन सा कम्युनिस्ट लीडरशिप या उनका इकोसिस्टम यहाँ पे नहीं है? ऐसा ठीक है, वही अरुंधति रॉय, वही योगेंद्र यादव जो आपको किसान आंदोलन में भी दिखे, जो आपको शाहीन बाग में भी दिखे. समझ, हम लोगों को जरूर समझ नहीं. नवरू, इसमें एक और बात लीगल बहुत जरूरी है. आप और मैं बैठे हैं तो लीगल बात करनी बहुत जरूरी है. हिंसा भड़काने से नेता का फायदा होता है और जो बेचारा विक्टिम बनता है इसमें उसका करियर डिस्ट्रॉय होता है. ये बात रोज सुबह अपने घर में हर यंगस्टर को बताइए कि भैया तुम्हारे में जोश है, तुम्हें लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, तो संविधान में लीगल वेज आउट हैं, इंक्लूडिंग चुनाव में उठा के फेंको सरकार को जो पसंद नहीं है, वोट करो. एग्जैक्टली. इस कारण दो लाइन में कंक्लूड करता हूं इस पॉइंट को. The Communist Party wants a constitution based upon the principle of dictatorship of the proletariat. The second thing that the socialists want is the fundamental rights mentioned in the constitution must be absolute without any limitation, so that if their party fails to come into power, they would have unfettered freedom to not merely criticize but also overthrow the state. ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला था 1949 में. वो समझते थे. ये कितनी ब्यूटीफुल लाइन है लास्ट की दो ना. आप लोगों को सोचो, अनलिमिटेड फंडामेंटल राइट इसलिए चाहिए, उनको पता था उस समय वो सत्ता में नहीं आ रहे. आज को खैर नोटा से कम वोट आ रहे हैं मोस्ट स्टेट्स में, बट उस समय एक यूएसएसआर की मूवमेंट स्ट्रांग थी. तो जब आप विपक्ष में हो तो सारे फंडामेंटल राइट्स डिमांड करो, और जिस केस में कम्युनिस्ट पावर में आते हैं बम्बू बचाओ. वही प्रोग्रेस है इस्लामिस्ट की. जिस देश में आप सत्ता में नहीं हो, मैक्सिमम राइट्स मांगो, इंक्लूडिंग द राइट के मुझे कागज नहीं दिखाना है. जहां सत्ता में है क्या करते हैं. तो ये देखिए, बहुत 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 ब्यूटीफुल लाइंस थी ये दो. मैं लास्ट की दो लाइंस भूल गया था. पूरे इस पे एक पेपर लिखा जा सकता है कि किस किस देश ने विपक्ष में क्या क्या राइट्स मांगे हैं और सत्ता में कैसे कैसे बिहेव किया. एग्जैक्टली. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, आपकी डिमांड है नीट, एग्जाम हो गया, बच्चे पास हो गए, ठीक है, कॉम्पनसेशन करना है, डेलीगेशन लेके जाइए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मिनिस्टर को बातचीत करिए, प्रधानमंत्री से मिल लीजिए, एक डेलीगेशन बना के जाइए, प्रधानमंत्री से मिलिए. हद से हद क्या है, आप उनको बोलिए जो आपके ये है ऑपोजिशन लीडर है, उनको बोलिए पार्लियामेंट में उठाने के लिए, वो भी आपकी आवाज बुलंद कर देंगे. ऑलरेडी जो इनके स्टूडेंट लीडर है दीप के और इन सब ने बोल ही दिया. तो फिर और आपको लग रहा है सरकार नहीं सुन रही, वोट आउट कर दीजिएगा जब मौका आएगा. करेक्ट. यू हैव डू हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए भैया. कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी दो जगह से आती है. या तो कोर्ट जाइए, PIL फाइल करिए, सरकार का अकाउंटेबल होस्ट करिए उनकी नीतियों पे, या आप जब इलेक्शन आएगी वोट आउट करिए. दैट इज ओनली टू सोल्यूशन यू हैव. रंग दे बसंती वाला रेवोल्यूशनरी सिस्टम यहां अवेलेबल नहीं है. ये जो बॉलीवुड वाले आइडियाज है ना कि ठुमके लगा के डफली बजाएंगे बैठ के जनपद पर, बोलेंगे कि हम तो सिस्टम बदलने आए हैं, ये रोमांटिसाइज मूवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं. अरे बात करते हो आप महान भगत सिंह जी की, 36 घंटे तो फास्टिंग होती ही नहीं है, उसके अंदर तो बहाने देख के ढूंढते हो. मतलब बक मारने के लिए लो इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने नाम इतने बड़े बड़े ले दो, भगत सिंह जी जैसे नाम ले दो आप. ओ भाई साहब, उनकी आप पढ़ो ना बातें क्या थी और तुम्हारी क्या है, और उनकी सैक्रिफाइस क्या थी, तुम्हारी क्या. इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए पीछे म्यूजिक लगा दो, उससे नहीं हो जाता. बट एनीवेज, थोड़ा भी ये मैं रहता हूँ जियो पॉलिटिकल एंगल्स पे. करेक्ट. अब आते हैं ये हो गया पॉलिटिकल एंगल. अब आते हैं. अब इस कारण मैंने पिछले 15 सालों में 2010-12 से पूरा ये फॉलो किया है. ठीक है, मुझे आज भी याद है कायरो में जब तहरीर स्क्वायर पे हुआ था तो हम ट्विटर पे आए थे. 2010 की बात है, अप्रैल में की बात है, जब वो
जब तहरीर स्क्वायर शुरू हुआ था, सीरिया में राइट्स होते, उस टाइम पे ट्विटर नया नया लॉन्च हुआ था, मतलब वी वर ऑल न्यू ऑन सोशल मीडिया एट दैट टाइम। एंड आई रिमेंबर विविडली वर्खा दत्त वहां से तहरीर स्क्वायर से रिपोर्ट कर रही थी, मुझे वो भी याद है। तो अब हर बंदे ने बोला तहरीर स्क्वायर हुआ, यूक्रेन में मैदान राइट्स हुए, ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ, ट्यूलिप रेवोल्यूशन हुआ, आईएसी इंडिया में हुआ, नेपाल में जेंजी मूवमेंट हुआ, बांग्लादेश में कू हुआ, ठीक है, पाकिस्तान में सिफर के जरिए इमरान खान को हटाया गया, श्रीलंका में राजापक्सेस को हटाया गया, इंडोनेशिया में प्रोटेस्ट हुए। ये सारा क्या चल रहा है? ये क्या है? अब देखो, इसमें अब आप सबसे पहले पूछेंगे ये कर कौन रहा है? इफ यू वांट टू पिन पॉइंट, अगर मेरे को याद हो तो मैं पिन पॉइंट करता हूं। ये पिन पॉइंट करने वाला, ये सारे षड्यंत्र शकुनी मामा ये रचने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। मुद्दे बहुत साफ है। पहला, आपने यूएस को वर्चुअली कह दिया है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे रशियन तेल पे। हम 2.7 से 3 मिलियन बैरल्स पे ले गए हैं, जबकि सैंक्शन 16 जून से लगे हुए हैं। 1 महीना बीत चुका और आप रशियन तेल खरीदी जा रहे हैं, आप बढ़ाई जा रहे हैं। और उल्टा रशिया के साथ मिलकर आप कह रहे हैं कि जो बाकी जो भी हमारा ट्रेड होता है ना, वो भी अब बायलैटरल करेंसी सेटलमेंट के जरिए होगा, वो भी डॉलर में नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, रशिया इस टाइम पे क्राइसिस में चल रहा है क्योंकि उसकी 40% रिफाइनिंग जो हो चुकी है, ठीक है, हैव बीन नॉक्ड आउट बाय यूक्रेन ड्रोन्स। और ऐसा बात नहीं है कि रशिया मार नहीं रहा है, वो भी बहुत भयंकर कीव पे सब जगह मार रहा है, लेकिन उनके यहाँ एक एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो गया। दे हैव द पेट्रोलियम बट दे डोंट हैव द रिफाइनरीज टू रिफाइन इट। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सेंडिंग ऑयल टू इंडिया एंड टेकिंग रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया लाइक जेट फ्यूल, डीजल, पेट्रोल टू रन देयर इकोनॉमी। सो रशिया के लिए इंडिया बहुत क्रिटिकल है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। इंडिया के लिए अपनी एनर्जी सस्टेन करना बहुत क्रिटिकल है क्योंकि रशिया का क्रूड 50% इंडिया का क्रूड बास्केट बन चुका है। एंड इन दोनों में जब रशियन क्रूड सैंक्शनड है, ईरानियन क्रूड सैंक्शनड है, हॉर्मुज बंद है और तमाशा चालू है, फुल स्पीड वॉर चालू है। आज 10वें दिन हो चुके, स्ट्राइक चल रही है और हालात खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। जब ये सिचुएशन पे हम आ चुके हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस है, और ये है पहला पॉइंट जो अब यूएस के डॉलर को बाईपास करके रशिया के साथ खेल। सेकेंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि आपने यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करने से अभी बिरक गए हो। क्यों बिरखे हो? क्योंकि आपने बोला आप 12.5% जो 301 के अंदर लगा रहे हो हम नहीं मानेंगे भाई, गलत है ये, ठीक है। तुम पाकिस्तान पे 10 लगा रहे हो, वियतनाम को 8 दोगे और हमें 12.5 दोगे, तुम हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, हम तो ये नहीं मानेंगे। फिर ऊपर से तुम रशिया सैंक्शन एक्ट पास करने लगे हो, सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट, जिसमें आप 100% टैरिफ की बात कर रहे हो इंडिया, चाइना और ब्रिक्स कंट्रीज पे। आपने वो भी थ्रेट लगा दिए। 2 महीने में मिड टर्म्स आ रहे हैं, यूएस की इकोनॉमी की हालत खराब है, पेट्रोल रिजर्व्स नीचे यूएस के गिर रहे हैं बहुत भयंकर तेजी से। एसपीआर जिसको हम कहते हैं, 15 दिन में यूएस की लंका लगनी तय है यूएस मार्केट की, अगर ये कोई वॉर का सोल्यूशन नहीं आया तो। यूएस इज ऑल्सो ट्रैप। यहाँ पे ब्रिंकमैनशिप सब जगह चल रही है, इंडिया के साथ ब्रिंकमैनशिप चल रही है, ईरान के साथ चल रही है, रशिया के साथ चल रही है, चाइना के साथ चल रही है। तो दे आर इनटू वर्चुअली स्टैंड ऑफ विद दिस ब्लॉक। थर्ड, जो मुझे लगता है जो मेजर ट्रिगर है वो है एफसीआरए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। फंडिंग रुक रही है भाई, समझाओ। फंडिंग रुक रही है। क्या होता है कि रिपब्लिकन जब ये मार्को रूबियो इंडिया आने वाले थे तो एक रिपब्लिकन सेनेटर ने चिट्ठी लिखी, क्रिस स्मिथ, ठीक है, और वह बाईपार्टिजन कंसेंसस है। बाय द वे, आपका वो कौन है, वो रो खन्ना है, उसने भी ये चीज बोली है कि कोई यूएससीआरआईएफ जो है वो सारा एक ही है, ओके। तो वो उसने चिट्ठी लिखी, deteriorating human religious freedom conditions in India, Chris Smith on 7th of May 2026, where he called upon Secretary Rubio, who is expected to travel to New Delhi in May 2026, to take this up with the Indian government, ठीक है। कि जो आप एफसीआरए अमेंडमेंट्स लेके आ रहे, अब क्या हुआ है इस कारण भारत सरकार ने ना, एफसीआरए क्या होता है, जो फॉरेन फंडिंग आती है एनजीओस को,
बाहर से, उसको टाइट करना शुरू कर दिया है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका पैसा कहां आ रहा है और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका वो तो रुकने वाले दिन नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने एफसीआरए का अमेंडमेंट जो है उन्होंने बिल लाके पार्लियामेंट में पेश कर दिया है, जो एक मनी बिल है, उसको खाली लोकसभा में अगर ध्वनि मत से भी वो पास हो गया तो वो लॉ बन गया। ठीक है, और लोकसभा में इस सरकार का बहुमत है। राज्यसभा में अगर होगा नहीं होगा बात अलग है, लोकसभा में तो बहुमत है। ठीक है, वहां भी है ही, वहां तो वहां भी है ही है, करेक्ट। तो अब यहां पे इस बिल से दो पार्टियां इफेक्ट होती हैं। पहला, मिशनरीज, जिनकी प्रोसेलिटाइजेशन की फंडिंग और अकाउंटेबिलिटी मानी जाएगी, जिनके चर्च के लैंड्स हैं और उसको क्रिस स्मिथ के लेटर में चर्च के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा, ये पूरा लेफ्टिस्ट एनजीओ जो बाहर से पैसे लेता आता है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूरोप से, ये सारी गुड्डी बंद। So there is going to be a massive crackdown on these NGOs, जो एनजीओ शॉपर जो ये बाहर से पैसा लेते हैं और यहाँ पे फॉरेन फंडिंग पे नाम पे, कभी एजुकेशन के नाम पे, कभी इन्वायरमेंटलिज्म के नाम पे, कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पे, कभी सोशल जस्टिस के नाम पे धरने, प्रोटेस्ट और भारत की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करते हैं, भारत की सोशल इमेज को तबाह करते हैं। अब इस बिल में जो 12 अगस्त को जो गैजेट में ऑलरेडी शायद इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया एफसीआरए का, वो रूल लागू हो चुके हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में पास होना है। ठीक है, यूएस एम्बेसडर मिलता है होम मिनिस्टर से, रूबियो को रेस करता है, लेकिन तब भी द होम मिनिस्ट्री गोज अहेड विद इट। ठीक है, वो करता है कि आपको की फंक्शनरीज को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, फॉरेन नेशनल रिस्ट्रिक्शन, इनहांस डोनर एक्टिविटी और रिन्यूअल, पीरियोडिकल रिन्यूअल होगा लाइसेंसेस का हर 3 से 4 साल बाद। एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी जिसपे सारे एसेट्स जो है अनक्लेम्ड एसेट्स सीज किए जा सकते हैं। It can be retroactive and places of worship will have limited religious character, asset seizure book होगी। और वो कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं कि दिस विल टारगेट द क्रिश्चियन एनजीओज एंड चर्चेज, इवेंजलिज्म पे हमारा पंगा आएगा। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे, और ब्रॉडर इंपैक्ट ये कि फंडिंग स्क्वीज होगी। वो कह रहे हैं कि हमारे एसेट सीज किए जा सकते हैं। एंड चर्च, बाय द वे, यू नो, द इवेंजलिस्ट मिशनरीज, they have one of the largest real estates in India after the Waqf. So you realize the problem here is you are striking the very ecosystem which has been fomenting trouble in India for decades together, right? ये असल में एक बात बोलूं, यूएस डीप स्टेट की जब हम बात करते हैं उसके टेंटिकल्स हैं, और यहाँ पे तो इंडिया में तो चाइनीज डीप स्टेट के भी टेंटिकल्स हैं। इंडिया में तो जो ब्रिटेन छोड़ के गया था वो टेंटिकल्स बहुत लोगों ने टेक ओवर कर लिए हैं, और जो ये सारे टेंटिकल्स हैं ये एक्चुअली स्ट्राइक मारी गई है उस डीप स्टेट में अमित शाह द्वारा, जो भारत के अंदर ऑपरेट कर रही थी, और ये तभी भड़क भड़क के आ रही है बाहर। बेसिकली क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को माइंड्स के एजेंडास को वेपनाइज किया जा रहा है, जेन्युइन एजेंडास को मिसयूज किया जा रहा है बाय द लेफ्टिस्ट एनजीओज टू पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ टारगेटिंग द गवर्नमेंट। उनका कोई सोल्यूशन, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से क्या पेपर लीक रुक जाएंगे? हटाने से आपकी मूवमेंट रुक जाएगी, पहले तो ये हटाने से आपकी मूवमेंट रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने और एजेंडे ऐड कर दिए, एथेनॉल ऐड कर दिया बीच में। मैं मूवमेंट में दिखा देता हूँ कि खुद ही बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हमने चाहिए मोदी, आप देख लीजिए आगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 तारीख ना संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के, 20 तारीख ना तोड़ पाड़ देंगे। तो भाई कम से कम भी यहाँ पे 20 तारीख को तोड़ देंगे, खुद ही बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब मुझे बताओ, चलो मान लिया जाए कि बहुत गलत हुआ पेपर लीक होके, मैं मानता हूँ बहुत गलत, जिम्मेवारी भी है, सवाल भी सरकार से पूछोगे। पर दूसरा सवाल ये आता है कि भारत में क्या है इलेक्टोरेट, कितने लोगों ने वोट किया। अगर आपके पास 3000 लोग हैं, मैं बोलता हूँ 30,000 लोग हैं जो कहीं से भी नहीं थे, 30,000 लोग भी हैं, तो क्या पूरे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मैंडेट को हटा के प्राइम मिनिस्टर को आप रिजाइन करवा देंगे? तो फिर 30,000 लोग तो
30,000 लोग तो भाई आप और मैं और 10 लोग जुड़े हम ही इकट्ठा कर दें, बिल्कुल ठीक है, किसी मुद्दे पे। उसका मतलब है पीएम शुड रिजाइन। तो भैया फिर डेमोक्रेसी तो आपने खत्म करी। Why would a PM resign on this? You vote him out यार। इस कारण मैं आगे चलता हूं। मैंने आपको पहला अलग समझाया एजेंडा क्यों है, क्यों नाराजगी है, क्यों टारगेटिंग हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, इंडियन स्टेट की रादर। साथ साथ में मैंने आज देखा कि इंडिया में और बहुत सारे प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में थाने में अमेजॉन डेटा सेंटर को टारगेट किया जा रहा है, तेलंगाना में शमशाबाद में एलोकेशन फॉर लैंड ऑफ बुलेट ट्रेन को टारगेट किया जा रहा है, आंध्रा में विशाखापट्टनम एआई डेटा सेंटर के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं जो गूगल लॉन्च कर रहा है, और हरियाणा और पंजाब में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं किसान के, स्पेसिफिकली पंजाब में, जो कह रहे हैं कि हम मार्च निकालेंगे दिल्ली तक का। कल किसान जो है 1 लाख किसान 3 लाख किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली आने वाले पंजाब से, ठीक है। कि भारत ने एक सीक्रेट डील की है यूएस के साथ, ठीक है। केड़ी डील दसो मैनू, केड़ी डील, कौन सी डील? अगर डील हुई होती तो ये प्रोटेस्ट ना होते, ठीक है। नहीं, एक बात बताओ, आपका एम क्या होगा फिर? डील तो पता ही नहीं आपको। हाँ एग्जैक्टली, टर्म्स तो बता लो। कोई सीक्रेट डील हुई है इसलिए हमें दिल्ली जाना है, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, डेटा सेंटर्स, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, किसान की मिस इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स के वेपनाइजिंग, you analyze the trend, and then I told you because channeling of funds happened via this, okay। अब मैं इसका एक सेकंड लगा आपको समझाता हूं। भारत सरकार की 2015 में ना, सरकार के आने के बाद आईबी की कुछ रिपोर्ट्स आई थी, पब्लिकली अवेलेबल है, जो टाइम्स नाउ पर अर्नब गोस्वामी ने भी पढ़ के सुनाया था, बड़ा फेमस है वो वीडियो, मुझे आज भी याद है, आपको ये उस पर भी मिल जाएंगे। Greenpeace, assisted by Center for Media and Democracy (CMD) in the takedown of India's coal-fired power plants, formed in 1993, Democrat in orientation. CMD is led by Democratic Lisa Graves, formerly Deputy Assistant Attorney General in the Bill Clinton administration. Republican commentators allege that CMD is funded by liberals such as George Soros Foundation, Tides Foundation, Rockefeller Foundation, and multiple far left foundation. CMD provides the research and support through web-based sources, namely Stonewatch, Coal Swarm, against the coal-fired power plants in India. ठीक है, ये एक स्निपेट है। ओडिशा में कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट, क्योंकि वो रशियन न्यूक्लियर प्लांट था, वहां पे जो प्रोटेस्ट हुए थे वो अमेरिका के स्पॉन्सर थे, इट इज वेरी ओपनली नोन। ट्यूटिकोरिन में वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि वो चाइना ने हमारी इंडिया के लार्जेस्ट बिगेस्ट कॉपर रिफाइनरी बंद करवाई थी ताकि इंडिया बिकम द नेट इंपोर्टर ऑफ कॉपर। आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को तेलंगाना में टारगेट किया जा रहा है, लैंड अलॉटमेंट को। सो यू सी देयर इज अ पैटर्न डेटा सेंटर कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बर्बाद और तबाह किया जाए, ठीक है। एक सोशल चॉइस क्रिएट किया जाए। पॉइंट और ऐड कीजिए ना, जापान का मंत्री सोए बोल पड़ता है कि इंडिया बुलेट ट्रेन पे, स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट पे उतना अच्छा नहीं कर रही है, अपोज कर रही है, जिसके दो वर्जन है कि भैया इंडिया को वही चीज करनी है जो इंडिया के हित में है। दिस इज लाइक यूएस का व्यक्ति आके बोले इंडिया ट्रेड डील साइन नहीं कर रही, भैया नहीं हित में है तो वो कंडीशन नहीं मानेंगे। और एग्रीमेंट्स इतने टेक्निकल हैं कि ले मैन को समझ ही नहीं आ सकते कि क्या चीज हित में है नहीं है। ये तो एक एक्सपर्ट जो डील कर रहा है उसको ही करना है, तभी आप सरकार को चुनते हैं, तभी उसको विश्वास देते हैं आप। तो टेक्निकल सब्जेक्ट पर कितना वायरल हो गया जापान का। जापान के भारत के रिश्ते अच्छे हैं, पर जापान किसके काबू में है? आपके शकुनी मामा जी जिसको आप कहते हैं, किसके काबू में भैया? तो अब ये सारा खेल आपने देखा। एक तरफ मिस्टर लंडू द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ रायसीना डायलॉग पे कहते हैं हम इंडिया को चाइना नहीं बनने देंगे, दूसरी तरफ चाइना है जो कहता है कि हम आपको अपने बराबर नहीं आने देंगे। सो यू हैव टू आर्क राइवल्स हु हैव अ कॉमन एजेंडा कि ये इस देश को आगे नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। उसके बाद तो यू अंडरस्टैंड द पैरालाइज द कैपिटल, पैरालाइज द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, launch these movements, ठीक है। So if you are a rational citizen, you will go for constitutional method and you will not go for it. Now let me come to the third point of my argument. पहला,
एजेंडा क्यों है, दूसरा कैसे फंडिंग होती है, मैंने आपको बताया, एक मैंने एग्जांपल आपको दिया जो आईबी की रिपोर्ट थी जिसपे लाइसेंसेस हुए थे, फोर्ड फाउंडेशन ने भी फंडिंग करी थी, मुझे याद है तीस्ता सेतलवाड़ केस में फोर्ड फाउंडेशन ने फंडिंग करी थी और पूरा हंगामा उस पर, उनका भी लाइसेंस सस्पेंड हुआ था। फिर जॉन पोडेस्टा ने बातचीत करी थी और फिर उनको कहा गया कि तुम कंप्लाई करो इंडिया के अंदर इंडिया के लॉ से, तो फिर फोर्ड फाउंडेशन ने कंप्लाई किया। जॉन पोडेस्टा हिलरी क्लिंटन के ईमेल में बहुत लंबा चौड़ा आउटपुट आप चाहे तो पढ़ लेना। ओके, यहां पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने बोला नेपाल, आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। हमें तो यहाँ नेपाल याद है ना, पार्लियामेंट उखाड़ देंगे। चलिए कुछ आपको फैक्ट्स नेपाल के बारे में भी बता देते हैं, ठीक है। फैक्ट्स हैं ये, नेपाल के जो मोबिलाइजेशन है वो है सुदान गुरुंग, हु वाज द फाउंडर ऑफ हामी नेपाल, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जो 2015 में अर्थक्वेक के बाद जो इनके नेपाल में भयानक भूकंप आया था उसके बाद ये चालू हुई थी। गुरुंग ने हेवीली ब्रांड किया नेपो किड्स कैंपेन जो वायरल हो गया एक अननेचुरल स्पीड पे एल्गोरिदम पे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम किसका चैनल है? मेटा। मेटा कौन सी कंपनी है? यूएस। एंड वी ऑल नो दिस बिग टेक कंपनीज अल्टीमेटली वर्क विद पेंटागन, दे हैव द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द डीप स्टेट के हिस्से हैं, ठीक है। इनके लिए एल्गोस को बदलना जरा टाइम नहीं लगेगा, ओके। मोबिलाइजिंग मैसिव क्राउड्स, इनवाइट ओनली डिस्कॉर्ड सर्वर्स, कोऑर्डिनेटेड इंस्टाग्राम ब्लास्ट। द मूवमेंट यूटिलाइज पॉप कल्चर, रेबिलियन थीम्स, वन पीस स्कल एंड स्ट्रॉ हैट सिंबल। हामी नेपाल के और बहुत सारे सिक्योरिटी कनेक्शंस थे, अब उसको एक्सप्लोर करते हैं। दिस हामी नेपाल का जो डिजिटल प्रेजेंस है ये फीचर करता है स्टूडेंट्स फॉर अ फ्री टिबेट, अ नोन रेसिपिएंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट फंडिंग अलोंगसाइड अ रोस्टर ऑफ पावरफुल कॉर्पोरेशंस। लीक्ड इंटरनल डॉक्यूमेंट और सब्सिक्वेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आई हैं वो बताती है दैट फंडिंग आई है नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी से, एनईडी, व्हिच इज अ यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसने हामी नेपाल को फंडिंग किया था, ठीक है। The capital was marked, that is Kathmandu was marked for this specific, ठीक है। NED, the primarily funded by US Congress, has historically poured millions of dollars in Asian political outcome. The organization was publicly celebrated in 2024 regime change in Bangladesh as a triumph of democratic resilience with a staggering 347 distinct political and social projects across 2024 alone. In Nepal, these strategic grants were heavily concentrated on youth advocacy, alternate media strategies, and grassroots movements, building all of which was aligned. The state-backed funding was heavily complemented by private capital from open source society, George Soros Open Society Funding, OSF, that provided funding through regional entities like Purak Asia, specifically targeting the Gen Z demographic by utilizing activism, symbolism deliberately recycled from previous successful operations in Indonesia. Furthermore, VDEM Institute of Global Democracy rankings heavily influenced OSF ties. The underlying political motive of this operation in Nepal was clear that Prime Minister Oli's government had been aggressively deepening Nepal's commitment to China and its Belt and Road Initiative, including the MOU signed, that this geopolitical pivot posed unacceptable strategic challenge to American interest in South Asia, and which is why he was ousted. Instead यहाँ पे weaponize किया गया, ठीक है, public agitation को, seamlessly led by protesters utilizing VPN network, decentralized QR code, instant flyers and Discord command channel. पाकिस्तान में सिफर को यूज किया गया डोनाल्ड लू से इमरान खान को हटाने के लिए। श्रीलंका में सेम मॉडल राजापक्षे को यूज किया गया हटाने के लिए, ओवरथ्रो करने के लिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के लिए स्टूडेंट मूवमेंट लॉन्च होती है। अरब स्प्रिंग में ये हुआ, सीरिया के बशर अल असाद में, वहां पे तो अरब स्प्रिंग में तो इनका बाकायदा इनका डॉक्यूमेंट है विच इज कॉल्ड PhD-11, जिसको मैंने कवर किया है, जिसपे राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं हमें रिजीम चेंज करनी है अक्रॉस द मिडिल ईस्ट और मुस्लिम ब्रदरहुड की रिजीम लेके आनी है। वो आज तक डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसे डिक्लासिफाई नहीं किया।
तो ये जब इन लोगों का एक ब्लूप्रिंट है, यूक्रेन में जो मैदान में विक्टोरिया न्यूलैंड थी, जिनको हम सॉर्सरेस ऑफ रिजीम चेंज बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था 2014 में पहली बार सोची ओलंपिक्स के दौरान जो मैदान राइट्स कराए थे ब्लैक वाटर मर्सनरी के, उन्होंने वहां पे पहले प्रोटेस्ट करवाए, फिर अपने ही हायर्ड मर्सनरी से उस कीव के मैदान स्क्वायर में फायरिंग करवाई, प्रोटेस्टर्स को मरवाया, और फिर उसी वायलेंस को यूज करके उन्होंने यानुकोविच को हटाया, क्योंकि विक्टर यानुकोविच रशिया के साथ अग्रीमेंट साइन करने को तैयार थे और वो यूरोप के साथ एक्सेशन अग्रीमेंट करने को साइन तैयार नहीं थे। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, किस तरह खुद ही प्रोटेस्ट करवाते हैं, प्रोटेस्टर्स को इंजरी, या यूक्रेन में तो आप कह रहे हैं मरवा दिया जाता है, उसी बात को फिर मोटिव बनाया जाता है और उसी इमोशन से सत्ता पलटी जाती है। तो यही डीप स्टेट के मोदी हटाओ प्लान के कई पहलू हैं, और इस बार पहलू बहुत डेंजरस है, क्योंकि शाहीन बाग में बहुत क्लियर हमारे देश में एक डिवाइड था जो विजिबल आ रहा था कि आप जितना मर्जी झूठ बोलिए, ये हिंदुओं को, सिखों को, बुद्धिस्ट को जो प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे थे, जहां तो बात लोगों को समझ आ रही थी, जनता को। किसान आंदोलन बड़ा आंदोलन था उसमें, बट वो एक रीजन को सीमित था, ठीक है। ये जो एजुकेशन है भारत में, इससे सेंसिटिव कोई मुद्दा नहीं है, नॉट ओनली फॉर किड्स। लोग अपना पेट काट काट के अपने बच्चों की एजुकेशन करवाते हैं। तो और इसको अगर आपने वेपनाइज कर लिया कि किसी तरह सरकार गलत है और सरकार को उखाड़ के ही फेंकना पड़ेगा, तो सरकार के लिए बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको अलग तरह से डील करना पड़ेगा, मैं उसमें आना चाहता हूँ। एक स्टेप ये लिया गया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स, नड्डा जी मिलते हैं दोनों से। एक पहलू में अब ये होगा। दूसरा पहलू ये है, जो लोग कहते हैं कि मिलना बहुत डेंजरस है, बिकॉज अगर आपको लगता है कि मूवमेंट के पीछे जो डिमांड्स हैं वो एजुकेशन छोड़ के बाकी चीजों की है, तो आपको थोड़ा सा अगर आप इस पे लगाएं कि भारत अभी तक तो बहुत सक्सेसफुली डील करता आया है ऐसी रजीम चेंज टेक्निक से पिछले 12 साल में, क्या होनी चाहिए भारत की थोड़ी बहुत भी, अगर आपके हिसाब से, स्ट्रैटेजी टू डील विद ऑल दिस? देखो, पहली बात तो गवर्नमेंट को उनका जो कम्युनिकेशन नैरेटिव है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इट कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड अपॉन पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू डिफेंड इट, ठीक है। इनका अपना जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है बहुत पुअर है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए, इन्होंने क्या क्या स्टेप, आई विल नॉट बी एक्चुअली, इफ नॉट द government, if not the Dharmendra Pradhan, maybe a statement from the Prime Minister in the House of the Parliament, okay, addressing the, giving a short statement on what steps the government of India has taken, okay, when it comes to education sector, NTA को और नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया गया है, कि जेन्युइन ग्रीवियंसेस को डील करने के लिए आप एक कमेटी बना सकते हैं मिनिस्टर्स की जो बात करेगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये मोर्चा खाली करना पड़ेगा, तभी ये बनेगा। यू कैन नॉट ब्लॉक द नेशनल कैपिटल एंड वे ऑफ पीपल टू वर्क एंड प्रोड्यूस द लाइवलीहुड, ठीक है। जैसे हम लोगों को हम लोग कोर्ट नहीं पहुंच पाए बिकॉज आप लोगों के धरने चल रहे हैं। ये आप लोगों का राइट नहीं है कि आप आप हमारी रोजी रोटी पे लात मारो जस्ट बिकॉज आपके कोई परसीव ग्रीवियंसेस है। अरे नवरूप, फॉरगेट आपका राइट ऑफ लाइवलीहुड, सफर कौन कर रहा है? कॉमन आदमी, उसकी डेट जा रही है। फॉरगेट आप अगर हॉस्पिटल को बंद करें, डॉक्टर की चलो इनकम का जो भी हो ना हो, मरीज का इलाज नहीं होता यार। बहुत सारी एम्बुलेंस रास्ते में अड़ी हुई थी, मरीजों का क्या होगा? पूरा का पूरा दिल्ली इन्होंने जाम कर रखा था आज। तो हु सफर्स? कॉमन मैन अल्टीमेटली। बट ये एक नैरो इशू है, तभी तो मेरा लार्जर पॉइंट शुरू से ये रहा है कि भैया पार्लियामेंट को, क्योंकि इन सबको पार्लियामेंट जाना है भैया, भारत अब इतना बड़ा हो चुका है, आप पार्लियामेंट कीजिए ना, फरीदाबाद शिफ्ट कीजिए, सोनीपत कीजिए, गुड़गांव कीजिए, नोएडा कीजिए, ग्रेटर, जहां करना है आपको कीजिए, वहां पे पूरा इंक्लेव बनाइए, वहां पे आप एडिक्वेट सिक्योरिटी भी उस तरह से बना पाएंगे। यू कैन थिंक ऑफ ऑल दैट। वी आर नॉट, जब ये नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा था, मैं तब भी कह रहा था यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, पूरा पीएमओ ही आप शिफ्ट कीजिए, पूरा डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट जोन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या है, एक आपको 60 मिनट ड्राइव के लिए एक्सप्रेसवेज काटने हैं, 70 मिनट की ड्राइव है, आप चेंज कीजिए। सी वो पर एक
अलग but लंबी that's a different issue. My point is government का communication, a statement should be issued. कौन करेगा ये गवर्नमेंट के विजडम में है, मैं नहीं कह रहा कौन करे, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान करता है, अमित शाह करता है, मे बी द होम मिनिस्टर अमित शाह कैन इशू अ स्टेटमेंट इफ नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। Who can address the country from the make a small statement on these what all steps the government of India has taken to beef up the education sector, what all steps they intend to do, and what all talks do they intend to do. But at no cost can this be allowed to hijack our democracy and hijack our parliament. This has to be a non-negotiable term when it comes to that. And overall, if I would suggest the government, FCRA खट से pass करो, don't even wait for it, do it, take the bull by the horns, do not step back from it. कोई मतलब नहीं है। और अगर बाकी एजेंडे में कह रहा हूं, बाकी जो आपकी पॉलिसीज है जिससे अमेरिका की आंख में खल रहा है, उस पॉलिसीज पे जारी रखिए। और पीछे एक टर्स मैसेज यूनाइटेड स्टेट्स को आपको भिजवाना पड़ेगा कि अगर आप ये गेम्स खेलना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे देश, हमारी सरकार के खिलाफ, तो फिर आप जो ट्रेड डील समझ रहे हैं वो भूल जाइए, वो नहीं मिलने वाली। आप 50% टैरिफ लगा लो, आप 100% टैरिफ लगा लो, हम नहीं मानने वाले ये चीजें। बिकॉज ओनली व्हेन यू टेक अ स्टैंड दैट बुली गो बैक। जितना आप उसे प्लेकेट करने की कोशिश करोगे, जितना उसको करने की करोगे, वो तुम्हारे पे उतना और हावी होता जाएगा। ओनली व्हेन यू स्टैंड अप टू द बुली, चाहे वो ईरानियंस हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो रशियंस हो, तभी वो समझता है कि हाँ, तभी वो इज्जत देता है। बुली को आप इस पे आप खड़े होकर बोलेंगे हाँ तुमको कर ले तो कर ले, तो वो आपको इज्जत देगा। लेकिन जहां आपने ये नहीं किया, जहां आप बेंड किए उनके उसके एजेंडास पे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्या बेंडिंग का कोई सीन नहीं है। नहीं, लेकिन ये मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी लूंगा। ये बुली पार्ट 3 है। पहला पार्ट है बुली दबाने की कोशिश करता है। आप स्टैंड अप कर चुके हो बुली को, आपने ट्रेड डील साइन नहीं की है। यस, तो ये थर्ड स्टेप है कि आपने बुली की आंख में आंख दिखा के बोला हम नहीं डील साइन कर रहे। फिर वो घंटों बाद आया क्लैरिफिकेशन कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर डील तो साइन नहीं हो रही इतनी देर से, नहीं हो रही, जबकि मदर ऑफ ऑल डील्स हो चुकी है, जो ट्रंप को अच्छा था बोलना। तो आप बुली को स्टैंड अप कर चुके हो, उसमें मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। अब है बुली का पंच, कि तुमने नहीं सुनी, कुछ रीजन से ही वो बुली होता है, कुछ तो शक्ति होती है। नहीं सुनी तो अब मैं दिखाता हूं मेरे में थर्ड स्टेज है। अब इस पंच पे हमें क्या काउंटर पंच देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो काउंटर पंच बताऊं, सितंबर में है ब्रिक्स समिट, ठीक है। आरबीआई ने अप्रैल में एक सजेशन दिया, उसको इंप्लीमेंट कर, ठीक है। क्या आरबीआई ने एक सजेशन दिया है, संजय मल्होत्रा ने, गवर्नर ने, अप्रैल 2026 में, कि जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज है उनको इंटरऑपरेबल बना के पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम अनवेल कर दो, ठीक है। मतलब हम चाइना से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम चाइनीज वाले को रुपये में देंगे ओवर अ कॉमन पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। चाइना वाला रशिया को देगा ओवर अ कॉमन पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको ना अमेरिका बंद कर सकता है, ना देख सकता है, ना सैंक्शन कर सकता है। ये कर दो, ये तैयार है। ये ब्रिक्स का जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है ना, ये तैयार है। ये डॉलर का सबसे बड़ा अफ्रंटमेंट है। ये नजर जो है 12 सितंबर की जो ब्रिक्स समिट है नई दिल्ली में, क्योंकि उसमें व्लादिमीर पुतिन भी आएगा, उसमें शी जिनपिंग भी आने का पूरा चांस है इस बार, और ईरान के राष्ट्रपति पेशकियान भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यू विल हैव दोस 3 पावर्स इन न्यू दिल्ली एज पार्ट ऑफ ब्रिक्स समिट, ठीक है। तो वॉशिंगटन बहुत गौर से देखेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कर दीजिए ना, फिर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, एक पहलू बताया कि क्या कर सकते हैं, और सरकार भी सोच रही होगी, क्योंकि मेरा हिसाब है ये अब डिसाइसिव स्टेज है। बुली को आंख दिखा चुके हो, बुली ने आंख दिखाने के बाद थोड़ी देर मनाने की कोशिश करी, आप नहीं माने, पंच कर चुका है। अब आपका काउंटर पंच क्या होता है, क्योंकि अगर अब चीजें सेंसिटिवली नहीं हैंडल करी गई तो आप देखिए ना यार, हर साल 2 साल में शाहीन बाग ऑनवर्ड्स किस तरह प्रोटेस्ट बढ़ी जा रहे हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा इमोटिव हो जा रहे हैं। ये समझने वाली बात है। Forget the scale, emotion. ऑलरेडी भारत सरकार 25% यूएस ट्रेजरीज बेच चुकी है।
ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स प्ले इनटू इट। ये छोटे छोटे स्टेप्स जो आप सिग्नलिंग के तौर पे ले रहे हो ना कि तुम्हारे कचरा डॉलर को हम बेचने को तैयार है मार्केट में, हम डॉलर को बाईपास करने को तैयार है मार्केट में, which is why they are against you. How dare you do it? How dare? Yes. And Scott Bessent ने क्या बोला? The war in Iran, the coup in Venezuela. ये बाइट है, आज ही मैंने आपको टाइमलाइन पे मिल जाएगी 15 मिनट पहले, 2 घंटे पहले, जहाँ पे वो कह रहा है वॉर इन ईरान एंड वॉर इन वेनेजुएला, coup in Venezuela is all to promote US dollar, to save US dollar. खेल तो सारा वही है। अरे वो खुल के बोलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये एडमिनिस्ट्रेशन नंगा होके बोलता है, बस ये डिफरेंस है। बाकी लोग घुमा फिरा के बोलते थे, ये खुल के बोलता है, ये खुल के बोलते हैं और खुल के बोल चुके हैं। मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में इन्होंने रशिया के साथ जो वॉस्टर अकाउंट का सिस्टम खोला लास्ट ईयर, तभी तो टैरिफ लगे ना, क्योंकि आपने डॉलर को बाईपास कर दिया। 25% टैरिफ ट्रंप ने क्यों लगाया अगस्त 2025 में? ये नवरू बड़ी जंग है, और मुझे लगा लोग बहुत भारत की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कोचिंग माफिया रोल देख रहे हैं, पर जियो पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि आप ये डीपली देख ही रहे हैं किस किस देश में क्या हुआ है, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि इस बात के बहुत सारे पहलू हैं। एंड में दिल्ली में कौन आके, चाहे हम लोकतंत्र बोले, बट दिल्ली में कौन आके राज करेगा, ये कोई आसानी से कभी नहीं होने वाला है। सो थैंक यू, आपने समय दिया और ये सब कवर किया। थैंक यू सो मच।